देखो, आज हम लोग पॉलिटी का जो अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान का, क्लास 12 का है। ठीक है, अच्छा से समझना है। चलो यहाँ ध्यान दो। क्वेश्चन है भारत के परमाणु नीति के उद्देश्यों का वर्णन करें। ठीक है, परमाणु नीति यानी जो भारत ने जो परमाणु नीति अपनाया है। परमाणु नीति का मतलब है परमाणु ऊर्जा से संबंधित है, जिसमें परमाणु ऊर्जा का उपयोग भारत किस किस उद्देश्यों के लिए कर रहा है, उसका क्या नीति है, उसका उद्देश्य क्या है। तो परमाणु ऊर्जा का उपयोग जो है सामरिक क्षेत्र में, यानी परमाणु आयुध बनाने में, जैसे सैन्य आयुध, गोला बारूद, बम जिसे बोलते हैं, और दूसरा बिजली उत्पादन में। ठीक है, बिजली का भी उत्पादन किससे होता है? परमाणु ऊर्जा के प्रयोग से, जिसमें किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का। किसका? यूरेनियम और थोरियम, दो गो समस्थानिक है, जिसका उपयोग क्या किया जाता है? परमाणु ऊर्जा प्राप्त किया जाता है यूरेनियम से और थोरियम से। एक और है प्लूटोनियम, जिसका उपयोग हम परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने में और परमाणु आयुध यानी सैन्य साजो समाज जैसे गोला बारूद बनाने में यूज किया है, जैसे परमाणु बम। ठीक है, तो इसमें भारत क्या क्या नीति है और उसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला देखते हैं कि भारत के परमाणु नीति का मुख्य आधार नो फर्स्ट यूज यानी पहले नहीं प्रयोग करना, यानी परमाणु हथियारों को पहले उपयोग नहीं करना शामिल है। ठीक है, नो फर्स्ट यूज की मतलब है कि हमारे पास, भारत के पास परमाणु बम है। ठीक है, और भारत जो है परमाणु अप्रसार संधि पर साइन नहीं किया है। साइन नहीं करने का मतलब है कि यह एक संधि है, अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसमें केवल 5 देश सिग्नेचर नहीं किया है, बाकी सारे देश जो है सिग्नेचर किया है। और इसमें सिग्नेचर जो कर देता है उसको अपना परमाणु कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, यानी उस पर पाबंदी लग जाती है। ठीक है, तो भारत उस ग्रुप में शामिल नहीं है कि उस पर हस्ताक्षर नहीं किया है। भारत के पास परमाणु क्षमता लैस मतलब क्या बोलते हैं, परमाणु बम सैन्य समाज है। ठीक है, लेकिन ये अपने डिफेंस में रखा है। डिफेंस मतलब अपनी रक्षा के लिए, यानी हम किसी दूसरे देश पर पहले हम अटैक या हमला, परमाणु हमला नहीं करेंगे, लेकिन हम पर कोई करेगा तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। ठीक है, हम खुद पहले नहीं करेंगे, लेकिन हम पर कोई करेगा तो हम उसका दुगना क्या बोलते हैं, क्षमता से उस पर क्या करेंगे, अटैक करेंगे। मतलब हमारा नीति है, भारत का नीति है नो फर्स्ट यूज, यानी पहले इसका प्रयोग नहीं करना, लेकिन कोई अगर हम पे हमला करता है, परमाणु हमला करता है, तो हम उस पर काउंटर अटैक करने में, यानी जवाबी हमला करने में, क्योंकि हमें बचना है, इसके लिए हम स्वतंत्र हैं और इसके लिए हमें कोई भी राष्ट्र दुनिया का हमको रोक नहीं सकता है। ठीक है, ये नीति का मुख्य आधार है भारत का। आगे देखते हैं। भारत में परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में की गई थी। होमी जहांगीर भाभा एक परमाणु वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े विद्वान, इसमें बहुत बड़े महारत है। आज अगर भारत परमाणु क्षमता से लैस है, संपन्न है, तो किनका देन है? होमी जहांगीर भाभा का ही देन है। बहुत बड़े साइंटिस्ट थे परमाणु, ठीक है, परमाणु ऊर्जा का। उनके ही नेतृत्व में भारत में परमाणु कार्यक्रम चलाया गया था और इसकी घोषणा आजादी जिस दिन हुआ था उसी के संध्या में, यानी शाम में एक मीटिंग हुई थी, हाई लेवल मीटिंग। उसी में परमाणु कार्यक्रम की नीति की नींव रखी गई थी। किनके नेतृत्व में? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में। ठीक है, भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण 1974 में पोखरण में किया गया था। कहाँ हुआ था? इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 1974 में किया गया था। पोखरण कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान। लेकिन क्या हुआ कि सफल नहीं हो पाया, यह परमाणु परीक्षण सफल नहीं हो पाया। अमेरिका को पता चल गया। ठीक है, इसके परीक्षण से पहले क्या हुआ था के दौरान ही अमेरिका को पता चल गया और अमेरिका भारत पर बहुत कड़ा प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे भारत को बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ा था। जो सफल है उसका देखते हैं। दूसरा परमाणु परीक्षण वर्ष 1998 में पोखरण में किया गया, जो सफल रहा। ठीक है, 74 में किया गया, उसके बाद फिर दोबारा कब किया गया? 98 में। इस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो जब पहला असफल हो गया भारत, दूसरा जब परमाणु कार्यक्रम परीक्षण किया तो उसमें बहुत ही सावधानी बरता, गुप्त तरीके से, यानी किसी को भनक तक नहीं लगा। जब विस्फोट हुआ पोखरण में, इसका परीक्षण हुआ, तो भयंकर उस क्षेत्र में क्या हुआ था
भूकंप आ गया था, राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में भूकंप आ गया था, इतना तगड़ा जोरदार क्या था, विस्फोट था। तो 98 में पोखरण में जो परमाणु परीक्षण हुआ वो सफल हुआ था, और ये सफल होने के बाद अमेरिका को पता चला कि जा भारत तो परमाणु परीक्षण कर लिया, हम रोक नहीं पाए, हमको पता भी नहीं चला, क्योंकि अमेरिका के पास ऐसा ऐसा सैटेलाइट था कि तुम्हारे हाथ में बंधा हुआ कलाई पर भी टाइम देख सकता है बैठा बैठा, ठीक है। तो इतना बड़ा परमाणु कार्यक्रम को नहीं देख पाया, जो भी उसी जगह हुआ था। देखो पहला भी कहाँ हुआ, पोखरण में, दूसरा भी पोखरण में। इतना गुप्त तरीका से प्लान ये योजना था, मतलब बहुत ही गुप्त तरीका से किया गया कि किसी को पता नहीं चला। जब परमाणु परीक्षण सफल हुआ, विस्फोट हुआ, तो उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी घोषणा करते हैं विश्व पटल पर कि भारत ने सफल परमाणु 2 विस्फोट किया था, ठीक है। जो परमाणु विस्फोट किया सफल हुआ। अब भारत जो है अब किस लिस्ट में आ गया, किस देश के श्रेणी में आ गया, परमाणु संपन्न देशों के श्रेणी में आ गया है, यानी अब वह पावरफुल हो गया है। अब हम भी परमाणु क्षमता से लैस हो गए। और इससे पहले चाइना और पाकिस्तान भारत से पहले परमाणु क्षमता से लैस हो चुका था। तो भारत के लिए क्या था, यह मजबूरी था कि हमको भी परमाणु क्षमता से लैस होना है, क्योंकि हमारा जो पड़ोसी है, जो दुश्मन है, हमसे हमेशा बैर रखते हैं, क्योंकि युद्ध भी हो चुका है चाइना से भी और पाकिस्तान से भी। उसके पास क्या है, परमाणु क्षमता है, परमाणु बम है, हमारे पास नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी था राष्ट्रीय हितों के लिए, रक्षा के लिए, जो 1998 में भारत को क्या हुआ, सपना का साकार हुआ, सफल हुआ। आगे देखते हैं। इसके सफल होने के बाद इसके साथ ही भारत भी परमाणु क्षमता संपन्न राष्ट्रों की सूची में शामिल हो गया, ठीक है। भारत परमाणु ऊर्जा आयोग विद्युत उत्पादन, परमाणु ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन एवं सैन्य उपकरणों में करता है। यानी भारत परमाणु ऊर्जा का उपयोग कहां कहां करता है, बिजली के उत्पादन में, यानी विद्युत उत्पादन में, और सैन्य उपकरण कहने का क्या मतलब है, यानी परमाणु हथियार बनाने में, परमाणु बम बनाने में, उसी को क्या बोलते हैं, सैन्य उपकरण में। यानी इससे विद्युत का भी उत्पादन होता है और परमाणु आयुध यानी हथियार भी इससे बनाया जाता है, जिसमें किसका मुख्य रूप से उपयोग होता है, यूरेनियम और प्लूटोनियम। भारत में वर्तमान में कुल 21 परमाणु रिएक्टर सक्रिय है। कितना है, 21 परमाणु रिएक्टर कुल 21 है जो एक्टिव है, यानी सक्रिय है। और 8-9 पर शायद इस पे योजना चल रहा है, काम चल रहा है, जो निर्माणाधीन है, ठीक है। तो जब वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, निर्माण कार्य, वह एक्टिव हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा, तो उससे भी बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगी। और ये जो परमाणु रिएक्टर है 21, इसके द्वारा बिजली का उत्पादन होता है। क्या होता है, बिजली का उत्पादन होता है, ठीक है। भारत परमाणु हथियार कार्यक्रम के कारण परमाणु अप्रसार संधि में शामिल नहीं है। ये एक संधि है, यानी एग्रीमेंट है। क्या है, परमाणु अप्रसार संधि है, एक एग्रीमेंट है अंतरराष्ट्रीय, जिसमें मुख्य रूप से अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस क्या है, 5 देश इस संधि को उत्पन्न किया था, और दुनिया भर के सभी राष्ट्रों से आह्वान किया था कि आपको इस पर साइन करना है, ठीक है। तो भारत का इसलिए इस पर शामिल नहीं हुआ कि भारत का तर्क था कि ये 5 जो महाशक्ति है, ये पहले से परमाणु क्षमता से लैस है, यानी अपने बना लिया, हमको मना कर रहा है, कहा कि चलो साइन करो। अपने भर पेट खा लिया, हमको कहता तू अब फास्टिंग में रहो, ये होगा। अपने परमाणु क्षमता से लैस है, बहुत परमाणु बम बनैले है, इतना परमाणु बम बनैले कि धरती को 100 बार नष्ट किया जा सकता है, 100 बार, ठीक है। और अब उसके बाद पूरा दुनिया को कह रहा है कि पाठ सिखा रहा है अहिंसा के, आइए साइन कीजिए इस पर, आपको अब परमाणु क्षमता, परमाणु बम नहीं बना है, ये विश्व शांति के लिए खतरा है, मानव के अस्तित्व पर खतरा हो जाएगा एक दिन। तो पहले आप खत्म कीजिए, पहले जो आप बनाए हुए हैं उसको निष्क्रिय कीजिए, तब ना हम साइन करेंगे, तब ना उसमें संधि में शामिल होंगे। आप बना लिया, अपना पेट भर लिया, हमको कहता है कि फास्टिंग कीजिए, ये होगा। तो इस तर्क पर भारत क्या किया है, इसमें शामिल नहीं हुआ है, यानी इस पे साइन नहीं किया है, और एक नीति अपनाई है, नो फर्स्ट यूज का नीति, जो दुनिया को बोला है देखो मेरे पास परमाणु हथियार है, लेकिन हम इसका उपयोग हम पहले नहीं करेंगे, लेकिन हम पर कोई करेगा तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं, ठीक है। और हम अपना जो परमाणु कार्यक्रम है वह अपने सुरक्षा के लिए और
हम अपना बिजली उत्पादन के जो हमारा जरूरी है उसके लिए कर रहे हैं, ठीक है। हम किसी दूसरे देश पर आक्रमण या द्वेषता या अशांति फैलाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा सबसे ज्यादा हमारा दो ही उद्देश्य है, खुद की सुरक्षा सुनिश्चित करना राष्ट्रीय हित की, और दूसरा बिजली का जो हमको जरूरत है, इतना बड़ा जनसंख्या है हमारे देश की, उसकी ऊर्जा संबंधी यानी बिजली की जो जरूरत है उसको पूरा करना है। इसी दो मुद्दा पर भारत परमाणु कार्यक्रम को चलाता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं परमाणु अप्रसार संधि क्या है, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। पहला है, इस संधि में कुल 190 देश शामिल है। दुनिया भर के कितना देश? 190 देश शामिल है, जो वर्तमान एवं भविष्य में परमाणु हथियारों का निर्माण नहीं करेगा। ये एग्रीमेंट किया गया है कि आप संधि साइन करने के बाद इस एग्रीमेंट पर आप भविष्य में परमाणु कार्यक्रम से संबंधित कोई भी जो आपका डेवलपमेंट का कार्य हो उसको आप नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो एग्रीमेंट का क्या करेंगे? उल्लंघन। जैसे ही आप एग्रीमेंट का उल्लंघन करेंगे आपको इंटरनेशनल कोर्ट में आपको क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा, ठीक है। तो कितना देश शामिल है? लगभग 190 देश। दूसरा है, पहला हो गया, दूसरा परमाणु अप्रसार संधि का मुख्य उद्देश्य परमाणु प्रसार को रोकना, ठीक है, निरस्त्रीकरण एवं परमाणु तकनीक के शांतिपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करना। इसमें दो तीन बात है। एक है परमाणु प्रसार को क्या करना? रोकना। प्रसार मतलब एक देश दूसरे देश को नहीं दे, परमाणु तकनीक जो है एक देश दूसरे देश को न दे। जैसे अभी इस सबसे बड़ा अभी जो समस्या है, चाहे विश्व बिरादरी के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है, जैसे कि जो भी आतंकवादी संगठन है, अलकायदा हो गया, चाहे जो भी हो, बहुत सारा आतंकवादी संगठन है, वो हमेशा प्रयासरत है कि हमको परमाणु तकनीक मिल जाए, ठीक है। और ये दो देशों से ज़्यादा डर है कि वो दे सकता है, जिसमें पाकिस्तान है और चाइना है, ठीक है। तो ये जो संधि है ये परमाणु प्रसार को रोकने का संधि है, यानी अगर कोई देश के पास परमाणु तकनीक है तो वह किसी ऐसे शक्ति के हाथों में न दे जिससे विश्व शांति क्या हो, समस्या हो, शांति पर संकट आए, मानव के अस्तित्व पर एक दिन क्या हो जाएगा? खतरा ना आए, ठीक है। दूसरा निरस्त्रीकरण। अगर कोई देश बना लिया है परमाणु बम तो उसको क्या कर देना है? नष्ट कर देना है, ठीक है। तीसरा परमाणु तकनीक के शांतिपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करना। शांतिपूर्ण उपयोग का मतलब या तो बिजली उत्पादन में, ठीक है, और या अपने सेल्फ डिफेंस यानी खुद की सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार डेवलप करके सुरक्षित रखना, ठीक है। और तीसरा एक और है चिकित्सा के क्षेत्र में। किसमें? चिकित्सा के क्षेत्र में भी परमाणु कार्यक्रम जो है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, खासकर कैंसर के इलाज में, ठीक है। उसके बाद है तीसरा है, इस संधि में भारत, देखो कौन कौन साइन नहीं किया है ये याद रखना है, कौन कौन इसमें शामिल नहीं है। भारत, पाकिस्तान, इजराइल, उत्तर कोरिया तथा दक्षिणी सूडान, ये 5 देश है जो इस संधि पर साइन नहीं किया है, ठीक है। भारत अपना तर्क दे दिया है कि क्यों नहीं किए हैं, सब पहले अपना परमाणु हथियार खत्म करो तब हम भी क्या करेंगे? साइन कर देंगे। तुम रख ले है 6-6 हजार परमाणु बम रख ले, हम 120 से 10 रख ले हो, मैं तुम करा हमको अथी कर दो, ठीक है। यानी तुम्हारे पास तो वो पहले से भरा हुआ है और दूसरा को करा है कि नहीं रखो, तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा, हमारा देश अखंडता पर आँच आ जाएगा, यहाँ देश पर क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा समस्या आ सकता है। दूसरा देश हमको बार बार धमकी दे सकता है, नहीं दे देगा, ये काम करो, ऐसे करो, नहीं तो हम तुमको क्या करेंगे? परमाणु बम से हमला कर देंगे। तो ये बात है। अब अगला जो है, कौन कौन देश इसमें शामिल नहीं है देखो तब? भारत, पाकिस्तान, इजराइल, उत्तर कोरिया और दक्षिणी सूडान। इसमें सबसे पगला जो है ना, सबसे पगला है उत्तर कोरिया। अमेरिका को ठेंगा दिखा देता है बैठा बैठा, सबसे पगला है। यहाँ का किम जोंग जो है, यहाँ का शासक, ये बहुत सिरफिरा आदमी है, वो अपने आप को भी नहीं पूछता है। अमेरिका को तो कई बार ठेंगा दिखा ले, अमेरिका हंस के रह जाता है, ठीक है। अब है चौथा, देखते हैं। यह संधि सिर्फ 5 शक्तियों, देखो इंपॉर्टेंट बात है, यह संधि सिर्फ 5 शक्तियों जैसे अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस को परमाणु क्षमता का एक अधिकार प्रदान करता है, इसलिए भारत संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है। समझ में आया? ये तीनों के पास परमाणु बम बहुत ज्यादा है, परमाणु सैन्य साजो समाज, ठीक है, और ये कह रहा है कि संधि पर साइन कीजिए।
तो इससे क्या, जैसी साइन होगा तो दुनिया भर का जो भी साइन करेगा वो परमाणु कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ा सकता है। और जिसके पास है उसके पास तो है ही है, तो क्या करेगा, वो अपना दुनिया पर अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करेगा, वर्चस्व जमाने का। इसलिए भारत इस तर्क को देकर के वह परमाणु अप्रसार संधि पर साइन नहीं किया है, लेकिन बदले में एक अपना नीति अपनाई है नो फर्स्ट यूज का, यानी हम पहले प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन हम पर कोई करेगा तो हम बेझिझक हम छोड़ेंगे नहीं, वो एगो मारेगा हम 5 को मारेंगे, ठीक है, यानी उसमें भी हम कम नहीं रहेंगे। अगला, भारत के परमाणु नीति का मुख्य उद्देश्य, जो भारत परमाणु नीति अपनाई है नो फर्स्ट यूज का और शांतिपूर्ण तरीके से इसके उपयोग का, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य जो है, भारत की परमाणु नीति का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा, क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करना शामिल है। यानी दो है मुख्य रूप से, राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना है और परमाणु ऊर्जा का उपयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करना है, जैसे बिजली उत्पादन में, चिकित्सा के क्षेत्र में और अन्वेषण में, यानी रिसर्च वगैरह में, ठीक है। यह उद्देश्य पहले उपयोग न करने यानी नो फर्स्ट यूज पर आधारित है। इसके अंतर्गत निम्न उद्देश्य है, ठीक है। अब कौन कौन है, पहला देखते हैं, राष्ट्र की सुरक्षा एवं अखंडता के लिए परमाणु हथियार रखना। परमाणु हथियार हम किसी दूसरे देशों पर आक्रमण या डराने धमकाने के लिए नहीं, किस लिए रखे हैं? देश की, राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता के लिए रखे हैं, ठीक है। दूसरा देखें, दूसरा है परमाणु ऊर्जा का उपयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों जैसे बिजली उत्पादन एवं चिकित्सा क्षेत्र में करना, ठीक है। तीसरा, भारत परमाणु हथियारों का प्रयोग है, यह क्या है? प्रयोग है। परमाणु हथियारों का प्रयोग तब तक नहीं करेगा जब तक उस पर या उसके सहयोगियों पर पहला हमला न हो। उसके सहयोगी यानी भारत पर और उसके सहयोगी पर, जैसे एक दिन बताए थे कि भारत ये क्या है, इधर थाईलैंड, भूटान की सुरक्षा का जिम्मा किसका है? भारत का। भारत उसको अपना क्या ऐसे समझो कि उसको सुरक्षा प्रदान सुनिश्चित करता है, दोनों में एग्रीमेंट है। अगर भूटान पर कोई देश आक्रमण करेगा तो वह भारत पर आक्रमण समझा जाएगा और भारत उसकी रक्षा के लिए हर तरह का संभव प्रयास जो होगा वह करेगा। अगर भारत पर न हमला करके अगर भूटान पर भी करेगा तभी भारत जवाबी कार्रवाई करेगा, ठीक है। यानी यह सहयोगी के लिए हो गया, जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया? भूटान। चौथा है, भारत का उद्देश्य परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब पूर्ण उन्मूलन। उन्मूलन का क्या मतलब हुआ? यानी समाप्त करना। परमाणु हथियार को पूर्ण रूप से विश्व से समाप्त करना, यानी पूरे जितने देश के पास परमाणु हथियार है या खुद के पास, उसका भारत का उद्देश्य है कि सभी जो है क्या कर दे, विश्व की अस्तित्व के, मानव की अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, शांतिपूर्ण व्यवस्था दुनिया में बनाए रखने के लिए परमाणु उन्मूलन जो है, हथियारों का उन्मूलन का भारत समर्थन करता है, ठीक है। और भेदभावपूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए वैश्विक प्रयासों का भी समर्थन करेगा, ठीक है। भेदभावपूर्ण वही मतलब हुआ कि पांचों जो है से अपने पास बहुत सारा परमाणु हथियार बना चुका है और दूसरा को क्या कहता है कि तुम संधि करो, जो बना लिया उसको नष्ट करो, तो पहले तुम करो ना, तब ना फिर दूसरा करेगा। तो ये जो भेदभावपूर्ण है उसका निरस्त्रीकरण के लिए जो उसका भी प्रयास अगर कोई पूरी दुनिया को कोई भी देश करेगा तो भारत उसका क्या करेगा? समर्थन करेगा। अब देखते हैं निष्कर्ष। ये हो गया, अब निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष क्या है कि इस प्रकार भारत एक जिम्मेवार परमाणु क्षमता से संपन्न राष्ट्र है, ठीक है, जो परमाणु हथियारों का प्रयोग में नो फर्स्ट यूज की नीति को पालन करता है तथा परमाणु ऊर्जा का उपयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों जैसे बिजली उत्पादन एवं चिकित्सा के क्षेत्रों में करता है। यह भारत का मुख्य रूप से क्या है? परमाणु नीति का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। यह हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं पॉलिटी का, जो सारे क्वेश्चन भी आई है दीर्घ उत्तरीय, और हो सकता है दीर्घ उत्तरीय में ना आए तो इसी से छोटा सा जो लघु उत्तरीय के लिए 2 नंबरिया है वो भी आ सकता है, इसलिए समझना भी बढ़िया से है और इसको फिर बाद में लिख भी लेना है वीडियो को पॉज कर करके। छठा क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री के शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन करें, ठीक है।
मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वह राज्यपाल के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत किया जाता है। ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है। राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री की? अनुच्छेद 164 के तहत। राज्य विधानसभा के बहुमत दल के मुखिया या नेता भी इसको बोल सकते हैं, मुखिया या नेता। राज्य विधानसभा के बहुमत दल के मुखिया या नेता को उस राज्य का राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। इसका क्या अर्थ हुआ? राज्य विधानसभा के बहुमत दल का नेता, इसका मतलब हुआ कि विधानसभा का चुनाव हुआ। ठीक है। तो अगर बिहार की बात करें तो इसमें जदयू है, कांग्रेस है, राजद है, बीजेपी है, बहुत सारा क्षेत्रीय दल है और कुछ निर्दलीय भी है। तो जिस दल को सबसे अधिक क्या आएगा, सीट आएगा और वह बहुमत के आंकड़ा को पार कर जाएगा। 243 सीट है, अगर 122 सीट किसी दल को आता है तो वह बहुमत दल का नेता बहुमत दल कहलाएगा। और उस दल में से जो इस दल है, जैसे मान लो कि अभी कौन है मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार। तो ये गठबंधन का दल है जिसमें जदयू और बीजेपी है। तो इस पूरे दोनों दल के जो नेता है, जो एमएलए जो चुना करके आया है, वो एक अपना नेता चुनेगा। तो किसको चुना है? नीतीश कुमार को। तो नीतीश कुमार बहुमत दल के क्या हो गए? नेता हो गए। और ये राज्यपाल को क्या करेगा? ये हमारे नेता है, सभी लिखित देगा, ये हमारे नेता है, इन्हीं को क्या बनाया जाएगा? मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो राज्यपाल 164 के तहत उस बहुमत दल के नेता को क्या बनाते हैं? मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। आगे देखते हैं इसके अलावा क्या क्या कंडीशन है मुख्यमंत्री के नियुक्ति में। तो देखते हैं, ऐसे व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं भी हो तो भी उसे 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई नेता, कोई भी व्यक्ति कोई भी चुनाव नहीं लड़ा हो, ठीक है, ना तो विधानसभा का सदस्य हो, ना ही विधान परिषद का सदस्य हो, बस वो अपना यानी नेतागिरी में है ये नहीं है। अगर राज्यपाल चाहे या कोई दल चाहे कि हमको इसी को हम नेता चुन रहे हैं, ठीक है, तो राज्यपाल उसको कितने माह के लिए? 6 महीने के लिए उसको मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकती है। इसमें कंडीशन क्या है कि इस दौरान यानी 6 महीना के दौरान उसे राज्य विधान मंडल का सदस्य निर्वाचित होना अनिवार्य होता है। राज्य विधान मंडल में कौन कौन आता है बोलो तो? विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है। किसी एक सदन का सदस्य निर्वाचित होना जरूरी होता है। ऐसा नहीं होने पर उसका मुख्यमंत्री पद समाप्त हो जाएगा। अगर 6 महीना के अंदर में ये दोनों सदन में से किसी भी सदस्य का वह सदस्य निर्वाचित नहीं होता है तो 6 महीने बाद उसकी जो मुख्यमंत्री का पद है वह स्वतः क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अब विधानसभा में इसका तो टाइम होता है, चुनाव का एक नियत टाइम होता है, लेकिन विधान परिषद में क्या होता है? ये होते रहता है, प्रत्येक रिटायरमेंट के बाद जो सदस्य रिटायर होते हैं फिर नया नियुक्ति की जाती है। तो ये दोनों सदन में से किसी का निर्वाचित हो जाना सदस्य के रूप में जरूरी होता है। अगर नहीं हुआ तो वो 6 महीना बाद मुख्यमंत्री का पद क्या हो जाएगा? स्वतः समाप्त हो जाएगा। ठीक है। जैसे अगर इसका बात करें राज्य विधान परिषद का, तो सबसे अच्छा उदाहरण हमारे मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। कभी नीतीश कुमार को सुने हो चुनाव लड़ते हुए? कहियो चुनाव लड़े हैं? नहीं। यह से जाते हैं कहाँ से? राज्य विधान परिषद, एमएलसी बनते हैं और रिकॉर्ड अभी तो उनका क्या हुआ है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है कि 10 बार शपथ लिए हैं। 20 वर्ष से अधिक तक क्या है? मुख्यमंत्री है लगातार। 10 बार क्या लिए हैं? मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए। इंटरनेशनल न्यूज में है, अभी ट्रेंड कर रहा है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी दर्ज हो गया मुख्यमंत्री का। तो कौन से सदस्य बन करके मुख्यमंत्री बनते हैं? विधान परिषद का सदस्य बनके। वो कभी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े। ठीक है। आगे देखते हैं, मुख्यमंत्री को राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। यानी मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए दोनों में से किसी सदन का सदस्य होना जरूरी है। अब आगे देखते हैं,
मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। मुख्यमंत्री को जब तक विधानसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक राज्यपाल उसे बर्खास्त नहीं कर सकता है। ठीक है, यानी सरकार का कार्यकाल 5 वर्ष होता है सामान्यतः, तो 5 वर्ष तक तो रहेगा ही, लेकिन इसके बीच में अगर मुख्यमंत्री के पास बहुमत है, सदन में बहुमत सिद्ध किए हैं, जरूरत पड़ने पर बहुमत फ्लोर टेस्ट में पास हुए हैं, बहुमत सिद्ध किए हैं, तो राज्यपाल को भी पावर नहीं है कि बहुमत है और इनको बर्खास्त किया जा सकता है। ठीक है, यानी अगर मुख्यमंत्री है किसी भी दल के हैं, अगर उस दल का बहुमत है तो बहुमत दल के नेता है, मुख्यमंत्री है, तो उसको उस मुख्यमंत्री को राज्यपाल भी बर्खास्त नहीं कर सकता है। ठीक है, वो अपना पूरा कार्यकाल मुख्यमंत्री पद पर बना रहेगा। ठीक है, अगर बहुमत नहीं है, ठीक है, उसका कुछ एमएलए इधर उधर हो गया है, जो बहुमत होना चाहिए 122 का आंकड़ा उससे कम है, तो क्या होगा, राज्यपाल उससे क्या कर सकते हैं, बर्खास्त कर सकते हैं, नया चुनाव का घोषणा हो सकता है, या फिर से नया सरकार बनाने के लिए दूसरे दल को नामांतरित कर सकते हैं। ठीक है, आगे है मुख्यमंत्री के कार्य और शक्ति, इसको ध्यान से देखना है पॉइंट वाइज, क्या क्या काम है मुख्यमंत्री का और क्या क्या शक्ति है प्राप्त। तो मुख्यमंत्री पहला देखते हैं, मुख्यमंत्री के सिफारिश पर ही राज्यपाल मंत्री नियुक्त करता है, यानी बिहार सरकार में या किसी भी राज्य सरकार में जितने भी मंत्री पद होते हैं उसकी नियुक्ति राज्यपाल करती है, लेकिन राज्यपाल खुद से नहीं, किसके सिफारिश पर, मुख्यमंत्री के सिफारिश पर। वो कहेगा इसी को बनाइए स्वास्थ्य मंत्री, तो राज्यपाल दूसरा को नहीं बना सकता है, स्वास्थ्य मंत्री उसी को बनाएगा राज्यपाल जिसको मुख्यमंत्री सिफारिश किया है। इसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाइए तो उसी को बनाएगा। समझ में आया, यानी किसके सिफारिश पर, मुख्यमंत्री के ही सिफारिश पर मंत्री पद की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल। दूसरा है मुख्यमंत्री मतभेद होने पर अपने मंत्री से त्याग पत्र देने या राज्यपाल को बर्खास्त करने के लिए परामर्श दे सकता है। अगर कोई मंत्री है, मुख्यमंत्री का बात नहीं मान रहा है, इधर उधर कर रहा है, ठीक है, नियम के विरुद्ध कार्य कर रहा है, जो राज्य हित में नहीं है, मुख्यमंत्री का बात नहीं मान रहा है, तो मुख्यमंत्री को पावर है कि उस मंत्री से त्याग पत्र की मांग करेगा, उस पर दबाव डालेगा कि तुम काम ठीक से नहीं कर रहा, तुम रिजाइन दो, और रिजाइन नहीं दिया तो हम तुमको बर्खास्त कर देंगे। तो रिजाइन और बर्खास्त में बड़ा फर्क हो जाता है। रिजाइन खुद से दिया जाता है, ठीक है, और बर्खास्त आपको हटा दिया, आपको उससे निकाल दिया गया, या खुद से निकल गए इज्जत से, आपको बेइज्जत करके निकाला गया, आपको निकाला गया तो बेइज्जती हुआ, और बर्खास्त होने के बाद बहुत सारे सुविधा से आपको वंचित हो जाते हैं। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होता है, उसको त्याग पत्र ही देना क्या होता है, अच्छा समझता है। ठीक है, या इसीलिए मंत्री से देखता है मुख्यमंत्री के आगे पीछे रहता है, इसीलिए एक तो बॉस है मंत्री परिषद का, राज्य का मुखिया है, सरकार का मुखिया है, इसीलिए मंत्री से उनका बात मानते हैं, सहयोग में मार्गदर्शन, काम में मार्गदर्शन, बिना इजाजत के कोई काम, कोई योजना, कोई प्लान राज्य में नहीं होते हैं। तीसरा है सभी विभागों के मंत्रियों को सहयोग, यानी जितने भी विभाग के मंत्री हैं उसको मुख्यमंत्री क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, उस पर कंट्रोल यानी नियंत्रण और मार्गदर्शन भी करते हैं, सहयोग भी करते हैं, उस पर इसके कार्य को देख रेख करते हैं, नियंत्रण भी करते हैं और मार्गदर्शन भी करते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे अच्छा रहेगा। ठीक है, सहयोग मतलब जो भी प्रशासनिक सहयोग है, वित्तीय सहयोग है, बजट देना है, घटाना बढ़ाना है, वो सहयोग हो गया। ठीक है, चौथा मुख्यमंत्री त्याग पत्र देकर पूरी मंत्री परिषद को समाप्त कर सकता है। अगर इसका मंत्री अगर मंत्री जो है, मंत्री सब मुख्यमंत्री को मान लो कि पेरना शुरू किया, तंग परेशान करना शुरू किया अपने कार्य से, अपने व्यवहार से, अपने शैली से, अगर वो नहीं मान रहा है, मुख्यमंत्री के समझाने के बाद भी अगर वह नहीं मान रहा है, तो मुख्यमंत्री को पावर है कि एगो लेटर लिखेगा और सबको क्या कर देगा, बात खत्म। जैसे ही दिया त्याग पत्र राज्यपाल को कि पूरा मंत्री परिषद का बात खत्म, यानी एक के लेटर में पूरा मंत्री के पद समाप्त कर देगा, जाओ हमारा बात नहीं मानेगा, जाओ हम सरकारें खत्म कर दिए, यानी उसका मंत्री पोस्ट क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। अगला है राज्य के कार्यों एवं प्रशासन संबंधी सूचना राज्यपाल को देता है।
है राज्य के कार्यों एवं प्रशासन संबंधी सूचना राज्यपाल को देता है, यानी यह अनिवार्य कार्य है। मुख्यमंत्री का बहुत ही अनिवार्य कार्य है कि राज्य में जो भी शासन संबंधी, जो भी प्रशासन संबंधी कार्य होते हैं, योजना चलती है, उसकी सूचना किसको देना है? राज्यपाल को देना है, क्योंकि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होते हैं और मुख्यमंत्री राज्य के सरकार का प्रमुख होते हैं। ठीक है, अगला है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। अब ध्यान से सुनो ये बात, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, यानी जैसे बिहार में बीपीएससी के अध्यक्ष। ठीक है, राज्य महाधिवक्ता, ठीक है, एवं राज्य निर्वाचन आयुक्त, इस सब की नियुक्ति जो है के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देता है। ये मुख्यमंत्री का यह कार्य है कि इसकी नियुक्ति होगा, तो इसकी नियुक्ति में मुख्यमंत्री राज्यपाल को परामर्श देगा कि बीपीएससी का चेयरमैन किसे बनाया जाए, राज्य का जो महाधिवक्ता होते हैं वो किसको नियुक्त करे, और जो राज्य का निर्वाचन आयुक्त होते हैं वो किसको नियुक्त करे। ये परामर्श देते हैं कौन? मुख्यमंत्री। किसको? राज्यपाल को। और इसी के परामर्श पर, मुख्यमंत्री के परामर्श पर विचार विमर्श करने के बाद राज्यपाल क्या करते हैं? इन सभी पदों पर नियुक्त करते हैं। ये सब देखो, ये सब संवैधानिक पोस्ट है। ये सब क्या है? संवैधानिक पोस्ट है। ये जैसे बीपीएससी है, राज्य जैसे बिहार का बीपीएससी हो गया, उसी तरह झारखंड का जेपीएससी हो गया, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब संवैधानिक पोस्ट है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं मुख्यमंत्री के परामर्श से, लेकिन इसको हटाने का अधिकार राज्यपाल को भी नहीं है। इसको हटा सकते हैं तो राष्ट्रपति। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, किसके परामर्श से? मुख्यमंत्री के परामर्श से, लेकिन हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है, राष्ट्रपति को है। ठीक है, क्योंकि ये सब संवैधानिक पद है। 7वां नंबर, विधानसभा सत्र बुलाने एवं उसे स्थगित करने के संबंध में राज्यपाल को सलाह देता है। कौन? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जो है विधानसभा का सत्र जो चलता है, यानी कब से सत्र चलेगा और कब उसको स्थगित करना है, इसका भी सलाह जो है मुख्यमंत्री किसको देते हैं? राज्यपाल को। और उसी के राज्यपाल के ही आदेश से यह सत्र चलता है और उसे स्थगित किया जाता है। यानी इसमें सत्र चलाने और स्थगित करने का पावर राज्यपाल को है, लेकिन परामर्श कौन देता है? मुख्यमंत्री। इसलिए ये पावरफुल मतलब महत्वपूर्ण हो जाता है मुख्यमंत्री का पोस्ट। अगला है, मुख्यमंत्री सरकारी नीतियों की घोषणा करता है। राज्य में जो भी सरकारी नीति चलती है, योजनाएं चलती है, उसकी घोषणा कौन करेंगे? मुख्यमंत्री। अगर सड़क निर्माण करना है, बड़ा ब्रिज बनाना है गंगा पर, तो काम है पीडब्ल्यू यानी जो निर्माण विभाग है, रोड का जो है परिवहन विभाग का है। ठीक है, लेकिन मंत्री वो काम करेंगे, लेकिन घोषणा करने का अधिकार किसका है? मुख्यमंत्री का। अगर मुख्यमंत्री अनुपस्थिति में, अगर मुख्यमंत्री नहीं है, किसी कारण से दौरा पर है अन्य राज्यों या दूसरे देशों में, उनकी अनुपस्थिति में ही उस विभाग के मंत्री घोषणा करेंगे, लेकिन उनकी उपस्थिति में वो मंत्री नहीं, कौन करेंगे? मुख्यमंत्री घोषणा करेंगे योजनाओं की। अगला, मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय यानी इंटर स्टेट अंतर्राज्यीय परिषद एवं नीति आयोग का सदस्य होता है। यानी अंतर्राज्यीय परिषद होता है, जो जितने भी राज्य है भारत में, इस एक काउंसिल होता है, परिषद होता है, उसके सदस्य होते हैं। और नीति आयोग के भी वो क्या होते हैं? प्रमुख सदस्य होते हैं। बताओ तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015। ठीक है, इससे 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। तो इस नीति आयोग के प्रमुख सदस्य होते हैं कौन? मुख्यमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, जबकि मुख्य सदस्य होते हैं राज्यों के मुख्यमंत्री। 10 नंबर पॉइंट, मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। राज्य योजना बोर्ड एक बोर्ड है, एक कमिटी है राज्य स्तर पर, जिसमें यह निर्णय लिया जाता है कि किस क्षेत्र में कौन से कार्य होंगे, इसकी सहमति दिया जाता है। यहाँ कहाँ पे कौन से स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, आधारभूत संरचना, बिजनेस, कल कारखाना स्थापित करने, रोड निर्माण, ब्रिज निर्माण, जो भी कार्यक्रम होते हैं वह किसमें निर्णय होता है?
राज्य योजना बोर्ड के अंतर्गत निर्णय होता है और उसका अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। 11 नंबर, मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच की कड़ी का काम करते हैं। यानी किसके किसके बीच? राज्यपाल और मंत्री परिषद, यानी राज्यपाल और मुख्यमंत्री के अंतर्गत जितना विभाग के मंत्री है जिसको राज्यपाल की सहायता से नियुक्ति करवाए हैं, उन दोनों के बीच कड़ी का काम कौन करता है? मुख्यमंत्री। यानी अगर मंत्री परिषद यानी किसी मंत्री को अगर राज्यपाल से किसी भी तरह का कार्य है, ठीक है, दोनों में कम्युनिकेशन करना है, किसी विषय पर विचार विमर्श करना है, तो डायरेक्ट नहीं, किसके सहयोग से? मुख्यमंत्री के सहयोग से ही राज्यपाल से क्या कर सकता है? विचार विमर्श। यानी ये बीच में क्या है? मेडिएटर है। क्या है? मेडिएटर का भूमिका निभाते हैं, कड़ी का काम करता है। इस तरह से मुख्यमंत्री का पद जो है मेडिएटर, जो इधर राज्यपाल है और इधर मंत्री है, ठीक है। अगर राज्यपाल को किसी मंत्री से कार्य है तो राज्यपाल उसको थोड़ी जाएंगे बोलने, बहुत नीचा पोस्ट हो गया राज्यपाल से, तो इसको बोलेंगे मुख्यमंत्री के, अय विभाग के मंत्री को बुला, उससे काम है, ठीक है, तो ये कहेंगे चलो राज्यपाल बुला रहा है। ये बीच मेडिएटर का काम करता है, ये कम्युनिकेशन कर रहा है, इधर का बात इधर, इधर का इधर, कम्युनिकेशन को क्या करता है? बनाता है। तो इस तरह से ये कड़ी का काम हो गया, समझ गया। तो इस तरह मुख्यमंत्री एक बहुत ही पावरफुल पद है राज्य का, जिस प्रकार प्रधानमंत्री देश का पावरफुल पद है, ठीक है। तो पीएम, सीएम, डीएम और थाना अध्यक्ष ये अपने क्षेत्र का राजा होता है, बहुत पावरफुल होता है, ठीक है। ये चार जो पोस्ट है ना, पीएम, सीएम, डीएम और थाना अध्यक्ष, ये अपने क्षेत्र का वो राजा होता है, यानी बहुत पावरफुल पोस्ट होता है। इस प्रकार ही क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया है समाप्त। हम एक बार ऊपर से स्क्रॉल कर दे रहे हैं, इसको सभी लोग वीडियो को पॉज कर करके लिख लेना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन होगा इसका, किस दिन है? पॉज कर करके सब लिख लेना, पढ़ाने के समय में ढक उक जाता है इसलिए, ठीक है। और याद करना है, इसका भी टेस्ट होगा। चलो फिर अगला क्वेश्चन लेकर के आएंगे वीडियो के लिए, ठीक है।